एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। तो मौर्य वंश के जानकारी के मुख्यतः दो स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इनमें अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्राक्ष, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य प्रमुख है। जबकि बात हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उसमें जो है अशोक के अभिलेख जैसे भवन, स्तूप, गुफा और रुद्रदामन का लिखा हुआ जूनागढ़ का अभिलेख प्रमुख है। तो आइए बारी बारी से इन चीजों का हम लोग क्रमबद्ध रूप से। पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखा गया सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। इसके लेखक थे चाणक्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। इन्होंने मौर्य वंश के बारे में, खासकर सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अपने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इन ग्रंथों के सहारे भी हम लोग मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है इंडिका। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। इनके द्वारा रचित इस पुस्तक में मौर्य वंश की तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पुराण। पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है। इनके माध्यम से भी हम लोग मौर्य वंश के बारे में कई तरह के व्यवस्थाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य का दीपवंश, महावंश एक ऐसे बौद्धिक ग्रंथ है जिसके द्वारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैन साहित्य में बहुत तरह के जैसे भगवती सूत्र, इन सारी पुस्तकों के आधार पर भी हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात अगर हम पुरातात्विक स्रोत की करें तो इनमें से जो प्रमुख है वो है अशोक के अभिलेख। बहुत सारे ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के समय के जिसके द्वारा हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के ऐसे पुरातात्विक स्रोत है जैसे भवन, स्तूप, गुफा। इन सारे चीजों का अध्ययन करके भी मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जूनागढ़ का अभिलेख भी मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मौर्य वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। अगर मौर्य वंश के कालखंड की बात करें तो इसका कालखंड 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच में था। मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसे हम लोग मौर्य वंश के रूप में जानते हैं। मौर्य वंश के पहले शासक थे। इनकी कालखंड की बात करें तो इनका कालखंड 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व के बीच में था। इनके जाति के बारे में इतिहासकारों एवं विद्वानों के बीच मत भिन्नता है। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वानों का मानना है, खासकर बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों में इस बात का प्रमाण है कि इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, जबकि अन्य ग्रंथ, खासकर ब्राह्मण ग्रंथ में इनके जाति के बारे में शूद्र कहा गया है। इनके शासन काल में अगर प्रमुख घटनाक्रम की बात करें तो वो है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका हुआ युद्ध। इस युद्ध में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और युद्ध के उपरांत सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुआ। उन संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दान में दिए। तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। इसके अलावे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस तरह से उन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध के आधार पर उनका राजनीतिक। इसके उपरांत 298 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु जैन गुरु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और 298 ईसा पूर्व में ही श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखन विधि के द्वारा उन्होंने निर्माण की प्राप्ति की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर आसीन हुआ और 273 ईसा पूर्व तक वो मगध पर शासन करता रहा। अगर इनके नाम की बात करें तो इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इसके अलावा जैन साहित्य में इसे सिंहसेन की भी उपाधि दी गई है। इनके ही शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, जो कि विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद उन्होंने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा तक्षशिला विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। और तभी से ये कहा जाने लगा कि बिंदुसार के बाद अगर कोई योग्य राजकुमार है तो वो है अशोक, जो भविष्य में कालांतर में मगध के गद्दी पर राजा के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है।